जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हम जो है एनवायरनमेंट का पीटी 365 जो कर रहे हैं वो तो करेंट पोर्शन है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि जो भी आपका स्टैटिक भी पोर्शन है, शंकर में है या पीएमएफ आईएएस में या कहीं भी है, वो सारा भी आपका कवर हो जाए और आपको कहीं भी कोई बुक रेफर ना करना पड़े। क्योंकि कोई भी जो बुक है एनवायरनमेंट की वो बहुत बिखरी सी है, उसमें बहुत हैफर्ड इन्फॉर्मेशन है, कॉपी पेस्टेड है, बहुत कुछ एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत नहीं है और बहुत कुछ मिसिंग है जो आपको जानने की जरूरत है। तो करंट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी कर रहे हैं। जैसे हमने पहला जो था ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला, जो क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन था, उसमें हमने सारा कुछ स्टैटिक भी कवर कर लिया। दूसरा जो पॉल्यूशन का था उसमें एक दो टॉपिक बाकी हैं, जैसे पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट वगैरह हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह हो गया, थोड़े बहुत टॉपिक बाकी हैं, वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी कर रहे हैं पुराने 24 साल के, 24 ईयर्स के। तो आपके तो क्लाइमेट चेंज वाले 24 ईयर्स के मैंने करा दिए थे। फिर जब मैं पॉल्यूशन के दो तीन जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो एक सप्लीमेंट्री डालूंगा, उसके बाद उसके पॉल्यूशन के भी 24 ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी आने वाला है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे कर लेंगे और सारे इंस्टीट्यूशन कर लेंगे पहले। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सारे भी कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा जो करंट पोर्शन हो बहुत आराम से हो जाए। फिर उसके एमसीक्यू कर लेंगे और हमारे इस तरह से एनवायरनमेंट पूरा जो है स्टैटिक और डायनामिक जो भी है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का जो पहला कॉन्सेप्ट आया वो इंडिया से नहीं आता, वो पहला कॉन्सेप्ट आया था यूनेस्को से। यूनेस्को ने एक डेजिग्नेशन दी कि ऐसे पार्टिकुलर एरिया को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नेचर और कल्चर का मिला जुला लैंडस्केप, जो आपस में निर्भर हो, नेचर पे कल्चर निर्भर हो या सोसाइटी निर्भर हो और सोसाइटी पे नेचर की कंजर्वेशन निर्भर हो, ऐसे पार्टिकुलर एरियाज को, जो कि बहुत पहले तो लार्ज एरियाज होने चाहिए, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब जमीनी भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं किनारे के, और मरीन भी हो सकते हैं पूरे के पूरे, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इन एरियाज को हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ये बोला था यूनेस्को की डेफिनेशन है। तो इसके लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑब्वियसली एक तरफ मैन है, मतलब कि क्या है, हम लोग हैं, है ना, हम लोग, कल्चर, सोसाइटी, ये सब है, इकोनॉमिक्स हमारी है, ट्राइबल सोसाइटी है, और एक तरफ बायोस्फीयर है। इन दोनों के बीच के जो बैलेंस लेके चलना है उसी को यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। तो यूनेस्को क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज जो है उनको प्रपोज करती हैं कि हमें अपने कंट्री में यहाँ पे एमएबी प्रोग्राम के अंदर ये पार्टिकुलर हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, वॉलंटरी है, ठीक है, आप पे कोई फोर्स नहीं किसी कंट्री पे। तो कंट्री अपने मन से बोलती है कि हमने देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, यहाँ पे हम नेचर और कल्चर दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, डिपेंडेंसी है, कंजर्वेशन हो रहा है, तो आप इसको अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड कर दीजिए, है ना। तो ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जब इंक्लूड हो जाएगा तो वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाता है, WNBR बोलते हैं उसको। वो ढेर सारे हैं, मुझे लगता है कि 600 समथिंग है, और डिफरेंट 122 कंट्रीज में है, कुछ ट्रांस बाउंड्री भी हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हैं। तो ऐसे सारे जो है इस्टेब्लिशमेंट यूनेस्को करता है, लेकिन उसका प्रपोजल जो एक पार्टिकुलर कंट्री से आता है, और जो उसकी लॉज जो है जो उसको गवर्न करेंगे उस कंट्री की सॉवरेंटी होती है उस पर। यूनेस्को उसको बस WNBR में डाल देता है ताकि आपस में सबका रिसर्च, एक्सचेंज, आइडियाज़, ये सब जो है डेवलप हों और एक आपस में वो लोग मतलब कोलैबोरेट करें, अपनी लर्निंग एक दूसरे को दें, इसके लिए किया जाता है ये। तो इसका पर्पस देखिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज, कंट्री एस्टैब्लिश करेगी एंड देन उसको यूनेस्को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज करेगी। तो इससे होगा क्या, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। जब आप सोसाइटी को साथ लेकर चलोगे, उसके इकोनॉमिक्स को साथ लेकर चलोगे, इकोनॉमी को साथ लेकर चलोगे, और साथ ही साथ नेचर को साथ लेकर चलोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इसमें लोकल कम्युनिटी के एफर्ट होते हैं और साउंड साइंस, साइंटिफिक बेसिस पे कंजर्वेशन किया जाना होता है। इसके लिए क्या हुआ, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है यूनेस्को की ही है इसी पर्पस के लिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, उसने 1971 में जो बायोस्फीयर रिजर्व का डिजिग्नेशन बनाया, उसने सबसे पहले 1971 में बनाया था। बायोस्फीयर रिजर्व का डेफिनेशन जो आया था नेचुरल एरियाज के लिए, और बाद में उसको रिफाइन किया उसके एक टास्क फोर्स ने। जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो आया, उसी ने उसके जो मतलब टास्क फोर्स जो है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1974 का, 1974 में उसने बायोस्फीयर के जो डेफिनेशन उसको और रिफाइन किया और फॉर्मली इसको 1976 में लॉन्च कर दिया। तो इंडिया ने भी लॉन्च किया। अब इंडिया अपना कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगी तो जरूरी थोड़े ना कि यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। आप जानेंगे बाद में कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से 11 जो हैं यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में आते हैं या WNBR के अंदर आते हैं। तो यूनेस्को ने लॉन्च किया इसको 1976 में, तो इंडिया ने कब लॉन्च किया, इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्पस क्या है, पर्पस है कि बैलेंस्ड इकोनॉमी का सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके जो वहाँ के लोग हैं उनकी कल्चरल वैल्यूज़ का भी एसोसिएशन होना चाहिए और नेचर का भी कंजर्वेशन होना चाहिए।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बोथ पीपल एंड नेचर की बात हो रही है डेवलपमेंट की, और ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। लिविंग एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि सोसाइटी है लाइवली और जो नेचर है वो भी लिविंग है। तो ये लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन और नेचर साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने जो है नीड दोनों के फुलफिल कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग ईच अदर। मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मैन एंड प्लांट कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, को एग्जिस्ट करेंगे नेचर और ह्यूमन बींग साथ में। इसी को बोलते हैं, यही पर्पस है। क्राइटेरिया क्या है डिजिग्नेशन जो दी जाएगी बायोस्फीयर रिजर्व की? तो क्राइटेरिया क्या है कि देखिए, एक तो साइट जो है मस्ट कंटेन एक कोर एरिया होना चाहिए जिसमें कि मिनिमली डिस्टर्बेंस होना चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोर एरिया में बस वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए, प्लांट होने चाहिए, मतलब फ्लोरा फाउना होनी चाहिए, और एकदम वहाँ पे एब्सोल्यूट कंजर्वेशन होनी चाहिए कोर एरिया में। और जो पूरा कोर एरिया है आपका बायोजियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए, एक लैंडस्केप होना चाहिए, और उसमें मतलब बायोम होना चाहिए, आपके प्लांट और एनिमल होने चाहिए, और इतना कम से कम लार्ज होना चाहिए कि उस पर डिपेंडेंट एक वायबल पॉपुलेशन, ये प्लांट की, एनिमल की, और साथ ही साथ आसपास की कम्युनिटी की एक वायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा एरिया बना दिया कि कभी भी उसमें जो है स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। और इकोसिस्टम में आप जानते हो कि ट्रॉफिक लेवल होते हैं, कौन किसको खाता है उसके बेसिस पे, तो सारे ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंटेड होने चाहिए वहाँ पे। और लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, और लोकल कम्युनिटीज़ का नॉलेज जो है बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में यूज़ होना चाहिए। आप जानते हैं ना, कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे साल ट्री की पूजा करते हैं, आपको पिछले बताया था कि वो हॉर्नबिल की पूजा करने वाले नागालैंड में। तो इस तरह का लोकल कम्युनिटी का बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में उनका नॉलेज जो है यूज़ होना चाहिए। और एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, जो ट्राइबल है, रूरल मोड ऑफ लिविंग जो है ऐसी होनी चाहिए कि एनवायरमेंट का एक हार्मोनियस यूज हो, डैमेजिंग ना हो। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर बायोस्फीयर रिजर्व की। स्ट्रक्चर देखिए, 3 इसमें जोन होते हैं। एक तो कोर एरिया होता है, उसके ऊपर बफर एरिया होता है, पहले ही दिखा दे रहा हूँ इमेज। ये देखिए, जो आप डार्क वाला ग्रीन देख रहे हैं वो है कोर एरिया। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत रिसर्च हो सकता है। जो उसके ऊपर आप एरिया देख रहे हो लाइट ग्रीन में है, जो पैरेट ग्रीन में है, वो क्या है? बफर एरिया। तो बफरिंग का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो इसमें देखिए एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन है, और रिसर्च भी होगा, और थोड़ा बहुत टूरिज्म का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। लास्ट में जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घर बने हुए, तो ये हाउस होल्ड है, लेकिन यहाँ भी रिसर्च होगा, यहाँ भी टूरिज्म होगा, इंटेंसिव टूरिज्म होगा, लेकिन ठीक है, इंटेंसिव टूरिज्म होगा। बफर एरिया में इंटेंसिव टूरिज्म नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं कि कोर एरिया में भी तो आपने हाउस होल्ड दिखाए हैं, तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में कोई एक पार्टिकुलर एकदम डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। कोर एरिया में भी, कोर एरिया में तो कुछ नहीं होगा, बस रिसर्च हो सकता है थोड़ा बहुत। बफर एरिया में भी थोड़ा बहुत हाउस होल्ड हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले से कोई ट्राइबल सोसाइटी बफर एरिया में बसी हुई है, तो खाली उसके बेसिस पे आप उसको एमएबी प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड करोगे कि नहीं आपके में तो बफर एरिया में भी सोसाइटी है, थोड़ी बहुत रह रहे 2-4 घर हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ऐसे तो अब्सोल्यूट है कि बफर एरिया में आपके हाउस होल्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बफर एरिया में भी हाउस होल्ड हो सकती हैं। तो ये इमेज से आप कन्फ्यूज मत होइए। अब चलिए आइए, यहाँ पे कोर एरिया में क्या होता है? मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, बताया आपको, खाली थोड़ा बहुत रिसर्च हो सकता है। यहाँ पे जो आपके इकोनॉमिक स्पेसिस, वाइल्ड स्पेसिस होते हैं, जो आपके सोसाइटी में जो आप देख रहे हो राइस, वो क्या इकोनॉमिक स्पेसिस है, वो इंप्रूव किया हुआ है। लेकिन उसका जो वाइल्ड रिलेटिव है, जो अब्सोल्यूट है, जो एकदम कोर में रहेगा, वो वाइल्ड रिलेटिव है जिसको अनटच्ड है ना, उसका यूज आप क्रॉपिंग वगैरह में नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ जेनेटिक रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका एक साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। जेनेटिक रिजर्वायर क्या होता है? कोई भी प्लांट है जो अपने एक एंडेमिक एनवायरनमेंट में है, आपने उस पर कोई चेंज नहीं लाया है, कोई ब्रीडिंग नहीं कराई है, कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं किया है, तो आपका वो वाइल्ड लाइफ का प्रॉपर जेनेटिक रिजर्वायर है जो नेचर से आपको मिला है। तो वहीं पे तो आप साइंटिफिक इंटरेस्ट है लोगों का, वहाँ से ही तो लोग सीखेंगे साइंटिस्ट कि भाई ये देखिए पार्टिकुलर एरिया में ये चीज़ उगती है, इसके ये जीन बड़े अच्छे हैं, अब इस पर रिसर्च करके हम क्रॉप के नई वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो साइंटिफिक इंटरेस्ट वो डेवलप करते हैं, एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है उनमें लोगों का, और वो एक जेनेटिक रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब एक स्टोर हाउस। अ कोर जोन इज प्रोटेक्टेड रीजन लाइक, अच्छा आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बायोस्फीयर रिजर्व कुछ अलग से नहीं है। आपका जो कोर जोन है, मान लीजिए उसमें कोई नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, या कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, जो आपके नॉर्मल जो कंट्री के लॉज हैं, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो इसमें आप जानते हैं नेशनल पार्क और सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरिया की बात होती है, तो वही रहता है कोर एरिया में, अलग से कुछ नहीं है। बस ये यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपके कोर एरिया में जैसे कोई नेशनल पार्क है या प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरी है, उसके ऊपर बफर एरिया बनाइए, उसके ऊपर आप बनाइए ट्रांजिशन एरिया बनाइए, लेकिन कोर एरिया कुछ अलग से नहीं है। आपका जो नॉर्मल डिजिग्नेशन होता है कंट्री का वही होता है, और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होती। हल्का फुल्का रिसर्च हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एंडेमिक वेराइटीज़ हैं प्लांट की और एनिमल की भी हैं, जो
प्रॉपर मतलब वाइल्ड लाइफ है पूरा, तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो हो ही सकता है। अब टाइगर काउंट नहीं करेंगे क्या कोर एरिया में, करेंगे ना। तो फिर होता है दूसरा उसके ऊपर बफर एरिया, जो थोड़ा दोनों बहुत से इधर से उधर थोड़ा ट्रांजिशन होता है उसमें। बफर जोन जो है कोर जोन के ऊपर होता है और उसमें एक्टिविटीज जो होती हैं वो मैनेज्ड होती हैं, लिमिटेड होती हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि कोर एरिया जो है प्रोटेक्टेड रहे, इसी के लिए बफर एरिया बनाया गया है। कोर एरिया अपने नेचुरल कंडीशन में रहे तो बफर एरिया बनाया गया है। इसमें आप पर्पस क्या है, रेस्टोरेशन करते हो, जो बफर एरिया में आप रेस्टोरेशन करने का थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हो, लिमिटेड टूरिज्म करोगे, है ना। मैंने आपको बताया था लिमिटेड टूरिज्म और ट्रांजिशन जोन में इंटेंसिव टूरिज्म, यही फर्क है। फिशिंग, ग्रेजिंग, थोड़ी बहुत खेत खरवार ये सब भी कर सकते हो। फिशिंग ग्रेजिंग चलेगा, गायों को आप चरा सकते हो अपने बफर जोन में, फिशिंग भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप इस एरिया में करोगे, कोर एरिया में नहीं करोगे, तो कोर एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और रिसर्च एंड एजुकेशन तो आप कहीं भी कर सकते हो, ये बफर एरिया में बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि आप करो रिसर्च एंड एजुकेशन। ट्रांजिशन जोन जो होता है आउटर मोस्ट होता है, उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, ठीक ठाक होता है एक्चुअली। इसमें भी जोन ऑफ कॉपरेशन है जहाँ की ह्यूमन और कंजर्वेशन नेचर का दोनों साथ साथ चलते हैं, हार्मनी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेटलमेंट्स हो सकते हैं, घर बन सकते हैं, क्रॉपलैंड भी होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ग्रेजिंग और फिशिंग होती है, लेकिन ट्रांजिशन जोन में क्रॉपलैंड भी हो सकता है, मैनेज फॉरेस्ट भी हो सकता है, उसमें फॉरेस्ट तो हो सकता है ना, लेकिन मैनेज किया जाएगा उसको। और इंटेंसिव रिक्रिएशन मतलब इंटेंसिव टूरिज्म की चीज़ें हो सकती हैं, और जो है वहीं से मेनली जो है इकोनॉमिक बेनिफिट आता है वहाँ की कम्युनिटीज़ को, क्योंकि ट्रांजिशन जोन में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड है। ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो जो कोर एरिया है वहाँ पे रिसर्च होगा, तो हल्का सा ट्रांजिशन जोन जो है यहाँ पे जो बफर जोन है उसमें एजुकेशन, रिसर्च और लिमिटेड टूरिज्म, थोड़े बहुत हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। लेकिन आपको कोई पूछेगा तो आप वहाँ पे हाउस होल्ड नहीं बोलोगे, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में हाउस होल्ड को अलाउ करते हैं। लास्ट जो एरिया में उसमें हाउस होल्ड भी होगा, क्रॉपिंग भी होगा, रिसर्च भी होगा, टूरिज्म भी होगा इंटेंसिव वाला। अब चले आइए कि फंक्शन क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का। देखिए कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट। कंजर्वेशन कैसे होगी कि आप बायोस्फीयर को मैनेज करोगे तो जेनेटिक रिसोर्सेज जो है आपके कंजर्व रहेंगे, एंडेमिक स्पेसीज को कोई डैमेज नहीं होगा, वहाँ पे रहेंगे। एंडेमिक मतलब जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं। इकोसिस्टम की कंजर्वेशन होगी और आपके लैंडस्केप की कंजर्वेशन होगी। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जैसे आपने अवनी टाइगर वाला देखा था, वो भी अवॉइड करोगे, क्योंकि कोर एरिया में आप उनको आराम से रहने दोगे। आप उनको कोर एरिया में डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आपके बफर एरिया में आप बाहर जो है आपका ट्रांजिशन जोन में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी अवॉइड होगा। और साथ ही साथ अलॉन्ग विथ वाइल्ड लाइफ, कल्चर और कस्टम जो है ट्राइबल के, वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे। जो ट्राइब चाहता है कि तेंदू लीव्स कलेक्ट करे तो बफर एरिया से कलेक्ट करेगा, ट्रांजिशन जोन से कलेक्ट करेगा, तो अंदर वाले जो पेड़ हैं, एंडेमिक स्पेसीज हैं, वो कंजर्व रहेंगे। डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ग्रोथ दोनों हो रहा है। सस्टेनेबल है क्योंकि नेचर को आप डैमेज नहीं कर रहे हो, आपका जो ट्राइबल का कल्चर है, सोशियो कल्चर, इकोलॉजिकल लेवल, सारा कुछ मेंटेन रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 पिलर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल यहाँ नहीं बात करेंगे, सोशल इकोनॉमिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है। इकोनॉमिक करेंगे कि ठीक है उनको क्रॉपिंग, फिशिंग, ये ग्रेजिंग ये सब अलाउड है, लेकिन जो थर्ड पिलर है यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं है। थर्ड पिलर जो है एनवायरनमेंट है। अगर आप एनवायरनमेंट को सोशियो इकोनॉमिक के साथ, डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट कर दो तो आपका जो डेवलपमेंट होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इससे आपके जो तीनों पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो स्ट्रेंथन होते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है, देखिए रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, एनवायरनमेंट की एजुकेशन हो रही है, बच्चों को कभी वहाँ ले जाया जाएगा बफर जोन में और दिखाया जाएगा कि देखो इस टाइप के प्लांट होते हैं, इस टाइप के यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी, मॉनिटरिंग भी होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन। लोकल तो आप समझिएगा लोकल ट्राइबल वगैरह के लिए, नेशनल लेवल पे क्योंकि आप जो है कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि जब वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, जब मान लीजिए कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम का पार्ट बन गया, तो आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग होगी, तो इस तरह से इंटरनेशनल कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेंगे। और जब आपको WNBR की वो मिल जाता है ना, आपको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जब मिल जाता है दर्जा किसी कंट्री को, तो वो कंट्री खुद लग जाती है उसको कंजर्व करने में, क्योंकि इंटरनेशनलाइज हो जाती हैं चीज़ें। अब चलिए कि यूनेस्को ने जो लॉन्च किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, कब कैसे लॉन्च किया था। देखिए इंटर गवर्नमेंटल एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम में क्यों है कि सारी कंजर्वेशन जो है साइंटिफिक बेसिस पे करनी है और इंप्रूव करना है पीपल और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप ग्लोबली। लॉन्च किया गया था अर्ली 1970s में, मैंने आपको बताया 1976 में लॉन्च किया गया था। ये प्रपोज करता है एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजेंडा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है आपको कम्युनिटीज़ की, और इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और बायोडाइवर्सिटी की लॉस ना हो। और देखिए प्रमोट्स इनोवेटिव अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा इनोवेशन जिसमें कि आप जो है जो डैमेजिंग रिसर्च है, डैमेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो ना हो। अब तो यही कन्फ्लिक्ट तो यही है ना डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का,
तो सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट जो होगा और एनवायरमेंटली जो सस्टेनेबल होगा, ऐसा डेवलपमेंट करना है, ऐसा इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए। इसका जो एजेंडा आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, कहाँ से आता है? उसी का जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जो कम्युनिटी हैं, जो लोकल कम्युनिटी हैं, जो कंट्री है, उससे भी कंसल्ट करती है, वहीं से एजेंडा आता है। और जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड पे, तो वो कैसे होता है? इसके लिए मैन एंड बायोस्फीयर जो है प्रोग्राम, वो रिलाई करता है, वही जो आपस में नेटवर्क बन गए डिफरेंट कंट्रीज के, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR, वही जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। और कई और भी पार्टनरशिप हैं इसके, नॉलेज शेयरिंग के लिए, रिसर्च मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग के लिए, वो सारे मिलके जो है ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिए। तो कॉपरेशन बढ़ाने के लिए आपस में डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व को जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, वो उनको WNBR में डाल लेता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये जो होता है रिकॉग्निशन, वो कंट्री जो होती है पार्टिसिपेटिंग, वो अपना रिक्वेस्ट भेजती है वॉलंटरी बेसिस पे, और जो यूनेस्को देखता है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि नहीं, जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया, इंडेमिक, कोर, बफर, ट्रांजिशन, अगर सोसाइटी जो उस पर डिपेंडेंट है, नेचर का और मैन का आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, कंजर्वेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो यूनेस्को आपके बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR के नेटवर्क में रिकॉग्नाइज कर लेगा। साथ ही साथ ये जान लीजिए, कंफ्यूज मत हो, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है कंप्लीटली पूरे कंट्री के सॉवरेंटी में होता है, कंसर्न कंट्री या स्टेट में, वहीं पे सिचुएटेड होता है, और इसमें पार्टिसिपेट करना WNBR में वॉलंटरी है। यूनेस्को आपको ज़बरदस्ती उसमें नहीं डाल देगा। डिलिस्टिंग भी होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क से WNBR से डिलिस्टिंग भी हो सकती है, अगर आपने कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ किया जिससे कि दिख रहा है कि आपने उसके ऑब्लिगेशन थे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वायलेट किए। मतलब मान लो कोई कंट्री जो अपने बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करे, आग लगा दे, है ना, या सारे पेड़ काट ले, ऐसा होगा तो आपको WNBR के नेटवर्क से डिलिस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक बार कंसर्न गवर्नमेंट को एक बार कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसका मेन अचीवमेंट था क्या, 1977 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, यही इसका मेन अचीवमेंट था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, क्योंकि यही जो WNBR बना, उसी से आपस में डिपेंडेंसी आ रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन की वहाँ पे शेयरिंग हो रही है। करेंटली अगर बात करें, डेटा और अपडेट हो गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल अप्रॉक्स जो है 686 बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं, 122 कंट्री में है, और इसमें 20 तो ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंट्री में है, 20 ऐसे साइट्स हैं। और इसमें जो WNBR होता है उसका पर्पस ये भी है नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ कोलैबोरेशन हो। नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ में जनरली डेवलप्ड कंट्री है, साउथ में थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, तो आपस में ये कोलैबोरेशन भी होगा डेवलपमेंट के, मतलब डेवलप्ड कंट्री और थोड़े अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में। साथ ही साथ साउथ साउथ कोलैबोरेशन मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्री है, वो आपस में भी नॉलेज शेयरिंग करेंगे, तो WNBR का ये भी फायदा है। तो इससे जो है आप क्या करोगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करोगे पूरे वर्ल्ड में। अब चले आइए कि बायोस्फीयर कंजर्वेशन इंडिया में कैसे हो रहा है। देखिए वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था 1986 में इंडिया ने शुरू किया था, तो इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया था, बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम करके लॉन्च किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 से चला रही है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टाइप आप समझ लीजिए। जितना भी खर्च आएगा मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, उसमें जो सेंटर है हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, मतलब स्पेशल कैटेगरी को 90:10 में पैसा देगी, और जो बाकी स्टेट है उनको 60:40 के रेशियो में मनी देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, एक मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाता है और सेंटर को भेजता है। अगर सेंटर ने अप्रूव कर लिया तो जो है एक सेंटर की एक कमेटी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, सेंट्रल MAB कमेटी, वो उसको अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो स्टेट का जो है पार्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व वो आ जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और फिर अगर कंट्री चाहे तो उसको यूनेस्को के पास भेज दे, वहाँ से यूनेस्को से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट है, देखिए इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें जो मैंने आपको रेड से बताया है वो सारे जो है यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ये कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, रेड वाले जो है यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वो 11 हैं, और बाकी जो हैं 7 जो हैं यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट है ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले तो नीलगिरी जो तमिलनाडु का है, फर्स्ट था वो जो कि WNBR में आया। नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटका के बॉर्डर पे है एक्चुअली, तो फर्स्ट वो था जो यूनेस्को में रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद देखें तो देखिए नंदा देवी जो उत्तराखंड में है वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। सिक्किम जो है लेटेस्ट है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो लेटेस्ट है, WNBR में इंक्लूड हुआ है। तो आप देखिए फर्स्ट कौन आया था, नीलगिरी तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे, और जो लेटेस्ट कौन सा आया 2018 में, कंचनजंगा सिक्किम में। उसके अलावा उत्तराखंड में नंदा देवी है, मेघालय में नौकरेक है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है। ये जो एक अचना कमर अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में शेयर्ड है,
है ना, दोनों में शेयर्ड है। उड़ीसा में सिमलीपाल वेरी फेमस, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, और ये अगस्त्यमाला जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु के और केरल के, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ अगस्त्यमाला, तो देखिए अगस्त्यमाला केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। नीलगिरी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों का मिक्सअप करके। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, वो मरीन वाला हो गया। और ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में है, वो भी एक क्या है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन से नॉट रिकॉग्नाइज्ड है? हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट, अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग, असम का मानस। असम में दो हैं देखिए, एक तो दिब्रू सैखोवा है और साथ ही मानस भी है, दोनों यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। मध्य प्रदेश में एक पन्ना हो गया, और मध्य प्रदेश में और भी हैं, पचमढ़ी हो गया, पचमढ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। साथ ही साथ अचनाकमर, अमरकंटक जो एमपी और छत्तीसगढ़ में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन मध्य प्रदेश का पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व, वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। गुजरात का जो कच्छ है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, लेकिन वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। और आंध्र प्रदेश में जो है शेषाचलम हिल्स, वो भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। अब मैप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में क्या, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब चले आइए उत्तराखंड में नंदा देवी, है ना। सिक्किम का जो कंचनजंगा है वो लेटेस्ट रिकॉग्नाइज है 2018 में। यहाँ पे असम में मैंने आपको दो बोला, एक तो बोला मानस और दूसरा बोला दिब्रू सैखोवा। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर देखिए दिहांग दिबांग, जहाँ पे कि ब्रह्मपुत्रा हमारी कंट्री में आती है। और ये देखिए मेघालय में नॉकरेक है ना। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ये जो अचना अमरकंटक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों के बॉर्डर पे है। पन्ना जो है बुंदेलखंड में है, मैं जब आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था ना खजुराहो के पास में। पन्ना जो है बुंदेलखंड में, एमपी में है, और एमपी में एक पचमरही भी है, ठीक है। अब रन ऑफ कच्छ, ये भी पढ़ाया आपको मैंने गुजरात के मैप में, ठीक है। ये लार्जेस्ट हो गया लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है यूनेस्को से। इतने हो गए। देखिए सिमलीपाल उड़ीसा में, फिर चले आइए शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों के बॉर्डर पे है, ये जो है सबसे पहला रिकॉग्नाइज था यूनेस्को द्वारा। अगस्त्यमाला जो देखिए केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। गल्फ ऑफ मन्नार देखिए, ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है, तो ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार। और ग्रेट निकोबार यहाँ पे हो गया। तो ये सारे हमारे जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से रिकॉग्नाइज हैं, रिकॉग्नाइज नहीं है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक करके आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है मैं कराने वाला हूँ सारा, ठीक है। एक एक करके सारे 18 कराऊंगा, और उसमें कई सारे आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर हो जाएंगे। फिर जो बच जाएंगे, या ये मैं करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एमपी का करा रहा हूँ कि एमपी का पचमढ़ी कराया, है ना, अचनाद अमरकंटक कराया, और साथ में एमपी का पन्ना कराया, तो ये तीनों में जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तो इंक्लूड हो ही जाएंगे। मैं साथ ही क्या करूँगा, स्टेट वाइड चलूँगा, है ना। तो स्टेट वाइज चलने में क्या फ़ायदा है कि इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS और जितने भी NP थे वो कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ MP में बाकी जो नेशनल पार्क होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे वो भी मैं यहीं पे कवर कर लूँगा, क्योंकि मैप पे चीज़ें करानी आसान होती हैं। अब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म भी होंगे, एक ही तरह का प्लांट भी होगा, एक ही तरह का क्लाइमेट भी होगा। तो हम स्टेट वाइज चलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे, वहीं